ये बिल्डिंग हो गया और ये टावर हो गया, मैं देख रहा हूँ नीचे से ऐसे। तो एक होता है टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ तक, और एक होता है बॉटम का। तो यही दोनों बनाया है ये टावर का बॉटम से एलिवेशन कितना है और टॉप से कितना है। तो स्पीड हमने कैसे निकाला भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम दिया था, टाइम को चेंज कर लिया आवर में क्योंकि हमको स्पीड आवर में चाहिए था। उसके बाद डिस्टेंस हमारा मीटर में होना चाहिए जो कि मीटर में निकला है। सो हेलो बच्चा लोग, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर वन शॉट में कवर करने वाले हैं। और इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपके पीवाईक्यूज, चाहे वो काइट वाला हो, चाहे टावर वाला हो, चाहे बिल्डिंग वाला हो, चाहे बोट वाला हो, चाहे लेडर वाला हो, जितने भी न्यूमेरिकल आपके पीवाईक्यूज में है कंसेप्ट के साथ सबको समझेंगे। और अगर आप इस चैप्टर को पूरा मेरे साथ कंप्लीट करते हो तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि हम कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझाना चाहता हूं जो कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तो इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वहीं पे लगेगी, ठीक है। तो अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अगर थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला साइड क्या होता है, बेस होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये सारी चीजें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सीख रखी है, ठीक है। ओके, अगर आपका ट्रायंगल चेंज हो गया, मतलब मान लो थीटा को चेंज कर दिया, तो थीटा के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। 90 डिग्री के सामने वाला अभी भी हाइपोटेनियस है, और थीटा के साथ वाले को बेस बोल दिया, थीटा के सामने वाले को हमने परपेंडिकुलर बोल दिया। तो ये सारी बेसिक चीजें हमने पहले ही सीख रखी है, ठीक है। तो हमें पूरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे काम करना है, जो कि ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन बी। अगर इसका tan थीटा निकालना है तो दिस अपॉन दिस होगा, ठीक है, p अपॉन बी, ठीक है। sin थीटा क्या होता है, p अपॉन h। sin थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने सीख रखी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें रेशियो की मदद से या तो साइड निकालना होगा या तो एंगल निकालना होगा, है ना। ये सारी चीजें करनी है। तो समझो एक बार, सपोज मान लो यहां पे थीटा है, ठीक है। आपको ये साइड दे दिया 4 मीटर, आपको ये साइड दे दिया 4 मीटर, ठीक है। और ये जो बेस देख रहे हो ये आपको दे देता है 4√3। आपसे पूछता है आप थीटा बताओ। तो अगर आपके पास दो साइड है तो आप थीटा निकाल सकते हो, चाहे ये साइड हो, चाहे ये दोनों साइड हो, चाहे ये दोनों साइड हो, चाहे ये दोनों साइड हो, थीटा निकाल सकते हो। अब देखना ये है कि कौन कौन से साइड हमारे पास है। हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, इसके लिए tan थीटा वाला लगता है। तो tan थीटा हम लगाएंगे इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4√3। ये कट जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। तो tan थीटा ऐसा कौन सा डिग्री है tan का जहां पे उसकी वैल्यू 1/√3 होता है, ये होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे tan थीटा क्या होता है, 1/√3। अब मान लो आपको ये नहीं देता, आपको ये नहीं देता, ये वाला साइड आपको निकालना है, इसको x मान लेते हैं। थीटा दे दिया 30 डिग्री, थीटा दे दिया 30 डिग्री। तो क्या करोगे, वापस देखो हमारे पास ये है, ये निकालना है, थीटा गिवन है। तो क्या है और क्या निकालना है, क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है, बेस। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। तो वापस लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। x निकालना है जी, x निकालना है। tan 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 4√3। क्या यही था, देखो 4√3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि भैया क्या बोल रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक साइड नहीं होगा, थीटा होगा तो दूसरा साइड निकाल सकते हैं इस रेशियो की मदद से। अगर ये निकालना होता तो क्या यूज करते, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस sin थीटा यूज करते, sin 30 डिग्री रखते तो ये निकलता। ये रिलेशन आप समझ पा रहे हो ना। तो पूरे चैप्टर में ना यही काम करना है, साइड्स निकालने, हाइट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यही सारी चीजें फाइंड करनी, ठीक है। तो बेसिक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मालूम होना चाहिए, जो मैंने बताया, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो वैल्यू वाली टेबल थी, sin 30 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, sin 90 क्या होता है, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तीसरी चीज है हम पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस पूरे चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल में भर भर के दिखेंगे। क्या है भैया, समझो इस चीज को। अगर यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहां पर भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर ये बिल्डिंग हमारा 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये जो थीटा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ये जो टॉप में आप देख रहे हो, टॉप से हॉरिजॉन्टल से जितना भी नीचे है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर देख रहा है ऐसे, आंखों का जो इसका रे जा रहा है ना ऊपर टॉप में ऐसे, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट।
समझ में आ रहा है? वापस समझाता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल, अब मैं ऊपर देख रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल से जो मेरा एंगल बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब मैं मान लो कि टॉप में हूं, अब मैं नीचे देख रहा हूं, तो ये लाइन पहले था मेरा ये क्या है? ये टॉप से हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर मैं नीचे देख रहा हूं तो मान लो कि ये मेरा लाइन ऑफ साइट था, अब मैं नीचे देख रहा हूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे हुआ? ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया ना? डिप्रेस, नीचे देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन उठा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, इसे कितना डिग्री है हॉरिजॉन्टल से ही थीटा निकालना है। ऊपर से देखोगे तो डिप्रेशन, नीचे से देखोगे तो एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल से जो भी थीटा होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया ये पूरा? इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है? ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब अगर मान लो कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसको कुछ ऑब्जर्वर दे देते हैं जिसका हाइट h है। ये पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट था ना, अब एक ऑब्जर्वर आ गया, इसका हाइट कितना है? स्मॉल h। अच्छा, तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से होगा? ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से जितना ऊपर दिखेगा ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से जो पॉइंट है यहां से हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो लाइन जा रही है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। समझ में आ गया? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या क्या सोचना है हमें। सबसे पहली चीज, रीडिंग क्वेश्चन की बहुत अच्छे से करनी है। एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, और रीडिंग करने के बाद आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते समय याद रखना कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद वापस रीडिंग करो। रीडिंग किया, डायग्राम बनाया, वापस रीड किया और चेक करो कि डायग्राम जो मैंने बनाया है क्या वो सही है, जो मैंने रीडिंग करके डायग्राम बनाया है क्या वो सही है, चेक करो। ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अंदर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा रहता है, इसके अंदर क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा है, ठीक है? उसके बाद देखो रीडिंग करना है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब आपने रीडिंग कर लिया, आपने डायग्राम बना लिया, अब आपको रेशियोस लगाने हैं कि कौन सा साइड निकालना है, उसके हिसाब से साइन थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, टेन थीटा लगेगा, क्या लगेगा। तो वो जो आप डायग्राम बनाओगे, जो भी वैल्यूज गिवन थी उसको लिखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये चीज करनी है, ठीक है? आपको रेशियोस लगाने बेसिकली। उसके बाद देखो यूनिट का ध्यान रखना, मीटर में दिया है, आंसर बोल रहा है कि मुझे किलोमीटर में चाहिए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। वो सारी चीजें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा, सारे कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, न्यूमेरिकल आपको हर जगह मिल जाएगा यूट्यूब पे। कंसेप्ट समझोगे, न्यूमेरिकल आएगा तुरंत अप्लाई कर दोगे, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, ठीक है? मैं पूरा क्वेश्चन लिख के अच्छे से एक एक चीज समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा बेसिक चीजें थी जो कि पूरे चैप्टर में इसका ही यूज होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? स्टार्ट करते हैं बेसिक से लेके जितना भी एडवांस न्यूमेरिकल है वहां तक ले जाऊंगा, ठीक है? सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। तो शुरू करें आज के इस वीडियो को। ये पूरा समझ में आ गया? नोट कर लो, इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं और PYQ सॉल्व करते हैं। नोट करिए इसको फटाफट। ओके, तो चलो पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें ये क्लियर हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल लेना कैसे है, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अ टावर इज 50√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट्स। क्या कह रहा है उसको पढ़ो वापस। अ टावर इज 50√3 मीटर हाई, टावर का हाइट दिया हुआ है कितना? टावर का हाइट कितना दिया हुआ है? 50√3 मीटर। चलो भाई ठीक है, फिर क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। एंगल ऑफ, ये टॉप होगा इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं यहां से बन रहा होगा ग्राउंड से, बताओ यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा इसका, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान के चलते थीटा अभी के लिए, ठीक है? तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है ऑफ इट्स टॉप। टॉप के साथ ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था कि जहां से ऑब्जेक्ट ऊपर दिखेगा ये, तो हॉरिजॉन्टल से जो ऊपर देखा, ये यहां देखा लाइन ऑफ साइट ये है, और ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच में एंगल क्या है? वो क्या होगा? थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है? तो कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, मतलब जो टावर का फुट है ना, इसकी दूरी कितनी है? 50 मीटर। अब देखो ये ट्रायंगल, 2 साइड से थीटा निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे? टेन थीटा लगाओगे, टेन थीटा लगाओगे। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या है परपेंडिकुलर? क्या है परपेंडिकुलर? 50√3 डिवाइड बाई 50। ये चैप्टर इतना इजी है ना कि एक बार अच्छे से कर लो, 2 घंटे 1 घंटे की प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लेते हो ना, तो हलवा लगेगा। ये मार्क्स आप ऐसे ही ले आओगे। बस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रीड करना, सॉल्व करना बहुत आसान है, आप देख लोगे, ठीक है? तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? √3। तो tan थीटा क्या आ गया? √3। तो आपको पता होगा कि tan कौन सा डिग्री रखूं कि वैल्यू √3 आ जाए।
tan कौन सा डिग्री रखूं कि √3 वैल्यू आ जाए? क्या मैं tan 60 डिग्री रख सकता हूं? क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3, और यहां पे tan थीटा है, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयरिंग करोगे बोथ साइड जब आप कंपेयरिंग करोगे ना, तो ये वाला इक्वेशन तभी ट्रू होगा जब ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल हो जाए। जब ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, आया पहला क्वेश्चन समझ में आपको? क्या किया हमने, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था उसके हिसाब से ट्रायंगल बनाया। साइड्स देखे, साइड्स हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो हमें पता चल गया कि भैया tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस होता है उसके रेशियोज में, तो वहां से हमें थीटा मिल जाएगी, और थीटा की वैल्यू क्या गई? 60 डिग्री। समझ में आया? बेसिक क्वेश्चन था, एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे, उसके बाद धीरे धीरे सीबीएसई के जो भी हाई लेवल के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक बनाओ, बेसिक के ऊपर काम करो। कैसे हमने सोचा कि tan थीटा लेना है? क्योंकि परपेंडिकुलर था और बेस था, तो हमें पता था कि tan थीटा के अंदर क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस आता है, इसीलिए थीटा 60 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नोट करो। ठीक है, रफ करूं मैं इसको? एक काम करते हैं, हाथ में ग्लव्स लगाते हैं, क्योंकि बार बार रफ करना पड़ेगा। मैं भी अलग पांडे सर बन जाता हूं। ठीक है, चलो, तो ग्लव्स लगा लिया है, ये समझ में आ गया, इसको रफ करूं? ओके फाइन। आधा घंटा 40 मिनट दे दो मेरे को, पूरा चैप्टर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 100 मीटर हाई। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 100 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑन 45 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री मतलब ग्राउंड पे कहीं पे एक पॉइंट है, वहां से 45 डिग्री इसका टॉप पैसे बन रहा है। ठीक है, 45 डिग्री ये। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का फुट हो गया, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस फाइंड करना है। हमारे पास इस बार क्या दिया हुआ है? इस बार हमारे पास एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब हमारे पास थीटा है, एक साइड है, दूसरा साइड निकाल सकते हो। कौन सा साइड निकालना है? इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। यही तो है, इस पॉइंट से फुट ऑफ बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, इसको एक्स मान लेते हैं। अब आप सोचो, थीटा है, दो हमारे पास साइड है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं? क्या मैं tan थीटा लगा सकता हूं? tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस होगा। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई एक्स। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इधर 100 रख दो, डिवाइड बाई एक्स कर दो, एक्स की वैल्यू क्या गई? 100 मीटर। इतना सिंपल है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जर्वर 1 मीटर टॉल इज 25 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट है 1 मीटर, मान लो ये 1 मीटर का है। ठीक है, ये 1 मीटर का ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये 25 मीटर अवे फ्रॉम टावर, ये टावर है मान लेते हैं, 25 मीटर दूर है। अवे बोल रहा है ना, तो इस टावर से दूरी कितनी है? 25 मीटर। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। आंखों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टावर के टॉप तक का, मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए, ये आंखें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा, उसने टावर के टॉप को देखा ऐसे। ठीक है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो देख रहे हो ये लाइन ऑफ साइट है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना, तो इस लाइन को अगर मैं ऐसे जोड़ दूंगा तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का कितना है? 45 डिग्री। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? जितना दूर वो टावर तुम्हारे पांव से होगा, उतना ही दूर वो टावर तुम्हारे आंखों से भी होगा। बॉडी एक लाइन में खड़ी है ना, ये पांव जितना दूर होगा टावर से, उतना ही दूर आंखें भी है, इसीलिए 25 मीटर मैंने ऊपर लिख दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर, मतलब पूरा ये निकालना है ना। तो मान लेते हैं ये डी है, ये कितना है? डी है। अगर ये 1 मीटर है तो यहां भी 1 मीटर होगा। ऑब्जर्वर का हाइट अगर मैं इसको खींच के पैरेलली यहाँ पे ले आता हूँ तो ये भी तो 1 मीटर होगा। ठीक है, तो ये 1 मीटर आ गया, ये डी आ गया, हमें डी मिल जाएगा। तो पूरा हाइट क्या होगा टावर का? ये होगा d+1। समझ रहे हो ना? टावर का हाइट क्या होगा? d+1। तो हमें डी निकालना है। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल है, एक साइड है, तो क्या मैं ये वाला साइड निकाल सकता हूं? तो सबसे पहले हम tan 45 डिग्री का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस था इसलिए। ठीक है, हमें ये निकालना है, ये था, तो रेशियो क्या लगाना पड़ेगा? tan 45 डिग्री। क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर d/25। tan 45 1 होता है, d/25। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 25 मीटर। यहां तक समझ में आ गया बच्चा लोग? तो डी की वैल्यू निकाल दी। हमें पूरा टावर क्या चाहिए? d+1। d+1 है टावर का हाइट, तो क्या हो जाएगा बताओ? 25 + 1 विच इज इक्वल टू 26 मीटर। तो टावर की हाइट निकाल दी हमने, टावर की हाइट निकाल दी हमने। ठीक है, समझ में आ गया? ये
क्या किया हमने भैया, हमारा ऑब्जर्वर का हाइट 1 मीटर था तो यहां भी 1 मीटर होगा, जितनी दूरी पे ये खड़ा है 25 मीटर, ऊपर का भी लाइन पैरेलल इसीलिए 25 मीटर, एक साइड है, एक साइड निकालना है, रेशियो देखा कि tan 45 डिग्री लगाएंगे तो ये मिल जाएगा, 45 डिग्री था, वैल्यू रख दिया तो d की वैल्यू मिल गई, d तो मिल गई लेकिन हमें पूरा हाइट चाहिए तो d+1 पूरा हाइट था, इसीलिए d की वैल्यू रख के हमने 1 के साथ ऐड कर दिया तो 26 मीटर आ गया। क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन, आगे बढ़े आगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन सीबीएसई का है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, रफ करो उसको, मैं आगे बढ़े, चलो उस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, लास्ट क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन को। चलो देखो क्या है, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, ठीक है, ये ऐसे गया हुआ है, ये भी ऐसे गया हुआ है, ये कह रहा है पूरा 45 डिग्री, चलो मान लेते हैं, ये कह रहा है 60 डिग्री, ये पॉइंट O1, ये O2, ये A, ये B, ये C, चलो भाई ये 90 डिग्री होगा, है ना, ये से जुड़ा हुआ मतलब सेम हाइट पे दिखा रही है, जितना हाइट इसका है उतना हाइट इसका भी है। तो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पोजीशन O1 O2। O1 O2 से हमें डिप्रेशन एंगल निकालना है, क्या निकालना है, डिप्रेशन एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो ये निकालते हैं, अब देखो ये लाइन पैरेलल है, अच्छे से समझना, ये लाइन पैरेलल है, बीच में मान लो अभी के लिए यही एक लाइन है, तो जितना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये है, उतना ही एंगल ये होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर सेम, बता दो, है ना, ये एंगल सेम होता है तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, भैया ये तो हो गया, ये इतना ही था, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरे ट्रायंगल के अंदर ये 60 डिग्री दिया हुआ है, हमें तो ये चाहिए ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, O2 का क्या है 45 डिग्री, O1 का निकालें, कैसे निकालेंगे, दिख रहा है कुछ वहां पे, देखो एक बार, ये एक लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये 60 है तो ये 30, समीशन क्या होगा दोनों का भाई, 60 प्लस मान लो ये थीटा है ऊपर वाला इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 60 कर दो, विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एट पॉइंट O1 कितना आ गया, 30 डिग्री। तो यही दो आंसर थे, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, ओके बच्चा लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये तीनों क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे, एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसको रीड करते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ट्रांसमिशन टावर जो आप देखे होगे वो बिल्डिंग के ऊपर रहता है, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गया हमारा और ये ट्रांसमिशन टावर हो गया ये वाला, ठीक है। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है बॉटम से और टॉप से, मान के चलते कि ये ग्राउंड है, ठीक है, तो एलिवेशन दिया हुआ है बॉटम से और टॉप से। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे से जो देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो क्या दिया है, पहले क्या बोल रहा है, बॉटम एंड टॉप, तो बॉटम का 45 डिग्री हो जाएगा और टॉप का क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो बॉटम का 45 डिग्री लिख दिया मैंने और टॉप का कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इतना चीज समझ में आ गया आपको, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अच्छा ट्रांसमिशन टावर कहाँ है, ये है, ठीक है, मान लेते हैं डी है। एक और चीज गिवन है आपको, 20 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, जो भी चीज गिवन है उसको लिख दो और डायग्राम बनाओ। समझ में आ गया क्या होगा इसके अंदर, आया कि नहीं समझ में आपको। देखो ट्रांसमिशन टावर जो होता है वो बिल्डिंग के ऊपर होता है इस तरीके से, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो मैं देख रहा हूं यहां से, ये बिल्डिंग हो गया और ये टावर हो गया, मैं देख रहा हूं नीचे से ऐसे, तो एक होता है टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां तक एंगल ऑफ साइड क्या है, और एक होता है बॉटम का, तो यही दोनों बनाया है, ये टावर का बॉटम से एलिवेशन कितना है और टॉप से कितना है, समझ रहे हो इस चीज को, तो वो मैंने बनाया, ठीक है। तो अब डायग्राम बना लिया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में ये चीज हमारे पास नहीं है, इसको एक्स मान लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे, एक्स और डी। जब आप tan 60 डिग्री लोगे ना, दो वेरिएबल आएंगे, तो एक वेरिएबल की अगर मैं वैल्यू निकाल देता हूं, एक वेरिएबल की इन दोनों में से वैल्यू निकाल देता हूं, तो एक को सॉल्व कर लेंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल को देखो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बी डी सी को देखो, ट्रायंगल बी डी सी देखो, ये छोटा वाला 45 डिग्री वाला दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको 45 डिग्री वाला, ठीक है।
तो यहां पे हमें ये चाहिए, ये है थीटा भी गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या ये निकाल लोगे? देखो कैसे, tan 45 डिग्री लगाऊं, इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है परपेंडिकुलर? 20, बेस कितना है x, tan 45 1 होता है, तो 20 डिवाइड बाई x, x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। x निकाल लिया आपने, x निकाल लिया आपने। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखो ABC के अंदर, x मिल गया, थीटा है 60 डिग्री पूरा। क्या ये निकाल सकते हैं? क्या ये निकाल सकते हैं? कैसे निकलेगा? यहां देखो, तो यहां पे tan 60 डिग्री लगा सकते हैं। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो d प्लस 20 क्या है इसका परपेंडिकुलर, तो d प्लस 20 पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड बाई बेस। बेस कितना है x, x की वैल्यू क्या आई 20, रख दो। tan 60 की वैल्यू भी रख देते। tan 60 कितना होता है बताओ, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो √3 इक्वल्स टू d प्लस 20 डिवाइड बाई x। x की वैल्यू मैंने क्या बोला 20, रख दो 20 इसके अंदर, ठीक है। d मिल जाएगा, यहां से सॉल्व करो इसको, तो d प्लस 20 ये हो गया 20 √3, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, इसको उधर भेज दो, तो 20 √3 माइनस 20, तो d की वैल्यू आ गई 20, कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? इसके अंदर दो स्टेप थे। छोटे वाले ट्रायंगल से x निकाल दिया, यही x बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, तो x की वैल्यू अगर मैंने निकाल दी यहां पे रख दूंगा तो ये मिल जाएगा d। सिर्फ दो स्टेप फॉलो किया, पहले x निकाल लेना है, बेस निकाल लेना है, ताकि बड़े वाले ट्रायंगल का बेस भी फाइंड हो जाए। तो जब x निकाल लिया तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी x है, तो जब वैल्यू रख दोगे तो d ही तो सिर्फ निकालना रहेगा और थीटा तो गिवन ही है, तो निकल गया। दो स्टेप का क्वेश्चन था, ठीक है, नोट करिए इसको, CBSE के द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें, रफ करो इसको, मैं रफ करूं, ठीक है, चलो रफ करते हैं। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building is 60 degree। इसका मतलब एक टावर है और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के फुट से टावर का एलिवेशन दिया हुआ है और इस टावर के फुट से बिल्डिंग का एलिवेशन दिया हुआ है। एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। तो सबसे पहले वापस रीड करते क्वेश्चन को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग का दिया हुआ है। तो ये हमारा मान लो बिल्डिंग हो गया B से, ये 30 डिग्री है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग है 60 डिग्री। अब ये बिल्डिंग के पॉइंट से दिया हुआ है 60 डिग्री टावर का। अब इसमें एक चीज देखो आप, मैंने इसके अंदर टावर को थोड़ा बड़ा बनाया है, बिल्डिंग को छोटा बनाया है, क्यों? 30 डिग्री एलिवेशन कम होगा, 60 डिग्री एलिवेशन ज्यादा होगा। ज्यादा एलिवेशन का मतलब हाइट ज्यादा कवर करेगा, इसीलिए 60 डिग्री वाला हाइट ज्यादा होगा, मतलब टावर का, ठीक है। ये बेसिक है एंगल के हिसाब से। अगर ये बेस चेंज नहीं हो रहा है तो जिसका एंगल ज्यादा रहेगा उसकी हाइट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये टावर हो गया, ये बिल्डिंग हो गया। क्या निकालना है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट दे दिया भाई, टावर का हाइट दे दिया 50 मीटर। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है भाई, इसको मैं डी मान लेता हूं, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। क्या निकाल सकते हो आप, क्या निकाल सकते हो आप बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 60 डिग्री वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर एक साइड दिया हुआ है, अगर मैं ये x निकाल लेता हूं, तो ये जो ट्रायंगल है 30 डिग्री वाला, इसके अंदर भी x कॉमन है, बेस, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले tan 60 लगाता हूं। tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 50 मीटर डिवाइड बाई x, tan 60 होता है √3, इसलिए 50 डिवाइड बाई x, x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी 50 बाय √3। समझ में आ रहा है, x की वैल्यू क्या गई 50 बाय √3, ठीक है। चलो भाई, अब देखो x की वैल्यू आ गई, क्या मैं यहां पे रख सकता हूं इस ट्रायंगल के अंदर? तो x हमें मिल गया, d निकालना है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री यूज करेंगे। क्या हो जाएगा भाई, tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, मतलब स्मॉल d डिवाइड बाई x, x की वैल्यू है 50 √3, ठीक है। तो tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। और इसको उधर इंटू कर दोगे, देखो इसको 50 बाई √3 को उधर इंटू कर दो, तो इंटू हो जाएगा 50 √3 इक्वल्स टू d। तो d की वैल्यू क्या गई, √3 से √3 3 हो गया, ऊपर 50 है, ठीक है। इसको डिवाइड दोगे तो 16.66 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस, 16.66 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गया ना आपको? एक टावर था, एक बिल्डिंग थी, दोनों के फुट से एलिवेशन दिया हुआ था, टावर का हाइट गिवन है, बिल्डिंग का निकालना है, निकाल दिया। समझ में आ गया, ठीक है, नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो भाई रफ करता हूं इसको मैं। ओके बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको?
कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आई होप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड द लास्ट। A ladder of a length 6 meter makes an angle of 45 degree with the floor while leaning against one wall of the room. If the foot of the ladder kept fixed on the floor and it's made to lean against the opposite wall, the room. यहाँ तक समझते हैं पहले। भाई एक रूम है, रूम के अंदर 2 दीवार है, ठीक है। पहले लैडर को यहाँ पे रखा, इस साइड ऐसे लीन कर दिया, ठीक है। इस साइड लीन किया तो 45 डिग्री बन रहा था। कितना बन रहा था? 45 डिग्री। और यहाँ पे 6 मीटर इसका लेंथ दिया हुआ है, मतलब ये 6 मीटर है। ये लैडर मान लो, लैडर का मतलब सीढ़ी होता है, तो पहले ये वाले दीवार पे 45 डिग्री पे रखा है ऐसे सीढ़ी को। सीढ़ी समझते हो ना, सांप सीढ़ी खेले हो ना, सांप अगर काट देता है तो नीचे आते हो और सीढ़ी अगर मिल जाती है तो ऊपर चढ़ जाते हो, ठीक है। तो वही सीढ़ी की बात कर रहा हूँ कि दीवार से 45 डिग्री रखा हुआ इस तरीके से, पहले इस वॉल के साथ। 6 मीटर लेंथ है इसका। अब देखो क्या कह रहा है, इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फ्लोर। जब अपोजिट वॉल पे रखा, तो इसने एंगल बनाया 60 डिग्री। पॉइंट चेंज नहीं कर रहे हैं, पॉइंट फिक्स है। लीडर को फिक्स रखा है, सिर्फ ऐसे रोटेट कर दिया दूसरे वॉल पे, ये 60 डिग्री हो गया। अभी भी इसका लेंथ कितना होगा लीडर का? 6 मीटर ही होगा, ठीक है। क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 वॉल्स ऑफ द रूम। ये जो वॉल आपने देखा, ये इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो मान लेता हूं ये x हो गया और ये y हो गया आपका, ठीक है। हमारे पास इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसके अंदर ये साइड है और ये साइड निकालना है। थीटा है तो निकाल लोगे। कौन सा रेशियो यूज करोगे? बेस है और हाइपोटेनियस है, कौन सा यूज करोगे? क्या मैं cos 45 डिग्री यूज करूं? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 6 दिया हुआ है। cos 45 होता है 1/√2 इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 डिवाइड बाई √2, ठीक है। इसको आप कैंसिल करोगे, जैसे 3 × 2 लिख दो 6 को और ये √2, तो √2 टाइम्स में √2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3√2। समझ में आ गया? x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी। y की निकाले, y की, तो y के लिए भी क्या यूज करोगे? cos 60 इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपॉन, मतलब बेस y है ये, y अपॉन हाइपोटेनियस 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर है तो cos 60 डिग्री क्या होता है भाई? 1/2 होता है इक्वल्स टू y अपॉन 6, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 3। x आ गया, y आ गया, ऐड कर दोगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इस वॉल से इस वॉल तक का x प्लस y है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू, x कितना आया? 3√2 प्लस 3 कॉमन निकाल लोगे तो √2 प्लस 1 क्या आ गया? हमारा डिस्टेंस आ गया 2 वॉल के बीच में। समझ में आ गया? 3 ब्रैकेट में √2 प्लस 1, समझ में आ गया? 3 मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? √2 प्लस 1, ठीक है। इसको नोट करो। तो ये 3 क्वेश्चन सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको पहले नोट करो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते बच्चा लोग। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है भाई। मतलब द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप टावर ऑफ अ पॉइंट ए, ये मान लो एक टावर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई? 30 डिग्री। ये पॉइंट ए है ग्राउंड पे, ये पॉइंट ए है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी। ये सेंटेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? पॉइंट ए इस टावर के फुट की तरफ आगे जा रहा है और ये जाते जाते 20 मीटर पॉइंट बी पे रुक रहा है कहीं पे। ये 20 मीटर तक चला है इन द डायरेक्शन ऑफ फुट ऑफ टावर, मतलब इस डायरेक्शन में चला है और पॉइंट बी पे रुका है, और पॉइंट ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़े। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट बी इज 60 डिग्री। यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है आपको। यहां कितना है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर के साइड, डिप्रेशन का मतलब नीचे के साइड। डिप्रेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। एलिवेशन कितना दिया है? 60 डिग्री। क्या निकालना है भाई? फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। अच्छा, ये टावर का हाइट निकालना है, ये टावर का हाइट निकालना। मान के चलता हूं ये डी है, टावर का हाइट डी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी निकालना है इस टावर से, और हाइट भी निकालना है टावर का। समझ गए? ठीक है। तो सबसे पहले मान के चलो ये x है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन नहीं है, इसको x मान लेते, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल में अगर tan 60 डिग्री लगाते हो तो 2 वेरिएबल आएंगे x और d। एक इक्वेशन बना, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, मस्ट है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी दो वेरिएबल है, छोटे वाले में भी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं और x और d की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को देखो 60 डिग्री वाले को, तो यहां पे tan 60 डिग्री यूज करेंगे। tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो d अपॉन x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो d अपॉन x, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। समझ में आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 लगाओ, tan 30 लगाओ, tan 30 इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, d डिवाइड बाई पूरा बेस, मतलब 20 प्लस x। समझ में आ रहा है, 20 प्लस x। tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3, लिख दो, d अपॉन 20 प्लस x। हमें क्या निकालना, हमें x और d निकालना है, ठीक है। तो d की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, d की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो क्या है, √3x, और इसको उधर भेज दो, तो 20 प्लस x डिवाइड बाई √3 इक्वल्स टू d की वैल्यू है √3x। कोई दिक्कत है नहीं है भैया। √3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 हो जाएगा 3, तो ये बचेगा 20 प्लस x इक्वल्स टू 3x। ओके भैया, ये सब तो समझ में आ रहा है, इजी है, ठीक है। अब देखो 3x माइनस एक्स कर दो, उधर भेज दो, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20 हो गया, x 2x इक्वल्स टू हो गया 20, इसलिए x इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। x निकाल दिया हमने, क्या d निकल जाएगा, d के इक्वेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। x की वैल्यू रखो, d निकाल दो, यहाँ पे x की वैल्यू रखो 10√3 मीटर। तो ये आ गया d क्या था, हाइट ऑफ टावर निकाल दिया हमने। पॉइंट A से डिस्टेंस चाहिए ना, अभी हमने x निकाला जो कि 10 मीटर आया है, तो पॉइंट A से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस 20 मीटर। x कितना आ गया, 10 मीटर, तो क्या लिख दूं, 10 मीटर प्लस 20 मीटर विच इज इक्वल टू 30 मीटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चा, समझ में आ गया क्या किया हमने, समझ में आ गया ना आपको। पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा के ये फाइंड कर लिया 30 डिग्री, ठीक है, चलेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ पॉइंट आगे जाता है, 20 मीटर ये पॉइंट आगे जाता है, और वहां से बताता है हमें क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, लिख दिया 60 डिग्री। जो भी चीज क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों चीज हमारे पास नहीं है, तो ये भी निकालना पड़ा हाइट ऑफ टावर, और ये भी निकालना पड़ा x, जो कि हमारे पास नहीं था। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व किया, x और d की वैल्यू निकाल दी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। The angle of elevation of cloud from a point 60 meter above a lake 30 degree। मतलब मान लो ये लेक है, ये एक लेक है, कह रहा है कि 60 मीटर हाई ऊपर, यहाँ से 60 मीटर हाई, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का दिखा रहा है, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा रहा है कितना भाई, 30 डिग्री। समझ में आया, ये एक लेक है, लेक से 60 मीटर ऊपर इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इस क्लाउड का 30 डिग्री है। समझ में आ गया यहां तक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। ये आपका क्लाउड हो गया, ठीक है, और ये लेक हो गया, तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा, इसका कहीं यहीं पे रिफ्लेक्शन आएगा, मैं मान के चलता हूं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन होगा इस क्लाउड का, तो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट से इसके इमेज का, जहां इसका इमेज बन रहा होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, वो कितना, 60 डिग्री। क्या फाइंड करना है, और फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, इस लेक से इसका हाइट कितना है, यही तो फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ये 60 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 60 मीटर। हमें ये नहीं पता, इसको x मान लेता हूं, हमें ये नहीं पता, इसको y मान लेता हूं, कोई दिक्कत है। तो हमें दिख रहा है, हमें एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है, इसको d मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में इक्वेशन बनाते हैं, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर है x डिवाइड बाई d, तो tan 30 होता है 1 अपॉन √3, तो इसको उधर ले जाओगे तो 10 अपॉन √3 इक्वल्स टू x, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई √3x। चलो भाई, ये तो आ गया, ये तो आ गया। अब क्या करें, अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, 60 डिग्री वाले को, ठीक है, तो यहाँ पर भी लगाएंगे tan 60। क्या हो जाएगा, tan 60 का मतलब होता है परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू 60 प्लस y डिवाइड बाई बेस, जो कि d है। tan 60 होता है √3, इंटू कर दोगे इससे, तो ये हो जाएगा √3d इक्वल्स टू 60 प्लस y, ठीक है। d की वैल्यू क्या आई थी, d की वैल्यू क्या आई थी, d की वैल्यू आई थी √3x, तो यहाँ पे रख दोगे √3x इक्वल्स टू 60 प्लस y, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है, 60 प्लस वाई। इसको सॉल्व करोगे तो 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 60 प्लस वाई। ये एक इक्वेशन है हमारे पास x और y में, x और y में इक्वेशन निकाल दिया। अगर एक और इक्वेशन बना दूंगा x और y में तो काम हो जाएगा। एक चीज को थोड़ा समझना है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है,
और आपको पता है कि जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस जहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन होगा उस पॉइंट तक होगा। मतलब अगर ये मेरा P है यहाँ से लेक से ऊपर, तो लेक से नीचे भी P होगा। इस चीज़ को समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ ये इसके इक्वल होगा। क्या लिख दूँ? 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई लिख सकता हूँ। बताओ, नहीं समझ में आया? देखो, लेक से ऊपर जितना इसका डिस्टेंस है क्लाउड का, उतना ही लेक से नीचे जहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उतना होगा। ठीक है, तो ये जब सेम हो गया तो दोनों को इक्वल कर दिया, x प्लस 60 इक्वल्स टू वाई कर दिया। समझ में आ गया? ये दूसरा इक्वेशन बन गया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। तो इसको देखो, पहले इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 कर देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ देखो, इसके अंदर अगर मैं इस y को उधर भेज देता हूँ, मतलब x माइनस वाई कर देता हूँ और 60 को इधर माइनस 60 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे रखो, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 60, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो 3x माइनस एक्स 2x गया इक्वल्स टू 60 प्लस 60 कितना होगा? 120। तो x कितना आ जाएगा? 120 डिवाइड बाई 2, 60 मीटर। x कितना आ गया भाई? 60 मीटर। x मिल गया हमारे पास 60 मीटर। y निकाल दे। y कैसे निकलेगा बताओ? y को मैं यहीं पे रख देता हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालनी, y को उधर भेज दिया और x प्लस 60 कर दिया इधर। ठीक है, तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या गई हमारी? 60 मीटर। तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 120। तो कितना डिस्टेंस आ गया? 120 आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके जहां तक ये क्लाउड होगा उसका डिस्टेंस कितना गया? 120। क्यों भाई? ये 60 था, x भी 60 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो 120। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ओके, तो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसके पीछे एक कंसेप्ट है, पहले उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले उस कंसेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक गाड़ी है, ये गाड़ी पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक आता है। ये पॉइंट बी आ गया। ठीक है, पॉइंट ए। इस गाड़ी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकंड। पॉइंट बी पे आके गाड़ी रुक जाता है। ठीक है, इस गाड़ी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में टाइम लग रहा है 2 सेकंड। तो मुझे ये बताओ कि पॉइंट ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ये हमने बचपन में पढ़ रखा है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम कर दोगे तो कितना डिस्टेंस होगा भाई? स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो 4 मीटर डिस्टेंस होगा इसके बीच में। आप खुद सोचो, स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रही है गाड़ी, तो 2 सेकंड में 4 मीटर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भैया क्या करना है? जैसे मान लो ट्रायंगल का साइड दिया रहता है ना, ये ट्रायंगल मान लो, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये साइड दिया हुआ है आपको। तो कोई गाड़ी यहां से दौड़ा देगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, गाड़ी की स्पीड पूछ लेगा, टाइम दिया रहेगा तो डिस्टेंस पूछ लेगा। तो बस ये समझो कि साइड पे या तो गाड़ी दौड़ेगी या फिर कोई बर्ड्स को यहां से उड़ा देंगे, उसकी स्पीड पूछ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यूनिट का ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड था तो टाइम को भी सेकंड में लिया, तो सेकंड से सेकंड यहाँ पे कैंसिल हो गया तो हमारे पास मीटर में आया। ठीक है, तो यूनिट का भी ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 1 मीटर हाई क्लिफ। अच्छा ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। तो मान लो ये क्लिफ है, ये क्लिफ, अरे यार टेढ़ा बन रहा है, इधर से बनाना पड़ेगा। देखो ये क्लिफ हो गया, क्लिफ का हाइट कितना है? 150 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है जब बोट पॉइंट ए से मान लो पॉइंट बी तक जा रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 60 डिग्री है इस पॉइंट तक, फिर कितना है? 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से लेते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया 45 डिग्री और ये वाला हो गया 60 डिग्री। इतना समझ में आ रहा है आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे लेना है? अब बोट भाई यहां पे था, ये यहां से चल के यहां पे आ गया और आने में टाइम लगा 2 मिनट। कितना लगा? 2 मिनट। ये समझ में आया? बोट यहां से चल के यहां आया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होगा। पहले ज्यादा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे ही आगे जाएगा तो ऊपर में एंगल थोड़ा दबते जाएगा तो 45 डिग्री हो गया। इतना समझ में आ गया? देन द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर नहीं है, मीटर पर आवर है। तो सबसे पहले जो भी चीज हमारे पास गिवन है उसके हिसाब से हम बाकी चीजें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्पीड। टाइम दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस भी चाहिए, इसको स्मॉल डी मान लेते हैं।
क्या दिक्कत है, स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पूरा 60 डिग्री है, तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, ये पूरा 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है जी। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो सबसे पहले ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखोगे तो D है और ये हमारे पास है ही नहीं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अगर छोटे वाले ट्रायंगल को देखोगे तो 60 डिग्री में ये है, 60 डिग्री है तो x ही तो निकालना है, तो पहले ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। तो इसमें लगाएंगे tan 60। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 150 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x। तो tan 60 होता है √3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 150 डिवाइड बाई √3। इसको मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 3, और √3 को √3 टाइम्स में कैंसिल कर सकता हूँ, ये हो गया 50 √3 मीटर। x मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। x निकल गया हमारे पास। अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में ये स्मॉल d है, x निकल गया है, तो बड़े वाले ट्रायंगल को देखो तो tan 45 लगाए, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल 150 डिवाइड बाई x प्लस डी, यही तो है x प्लस डी, ठीक है। तो tan 45 1 होता है, ऊपर 150 हो गया और x की वैल्यू 50 √3 भाई ने निकाल दी है, प्लस 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 डी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा d प्लस 50 √3 इक्वल्स टू 150। तो d की वैल्यू आ गई 150 माइनस 50 √3, ठीक है। तो यहां से अगर आप 50 कॉमन ले लोगे तो d क्या आ गया 3 माइनस √3, ये आ गया d हमारे पास, ओके। तो हमारे पास d भी आ गया, टाइम भी है, स्पीड निकालना है तो निकाल सकते हो, डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड निकाल सकते हो, लेकिन स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर आवर। डिस्टेंस तो मीटर में है लेकिन टाइम जो है वो हमारा मिनट में, उसको आवर में चेंज करो। तो क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 60 कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 30 आवर। टाइम आ गया आवर में और डिस्टेंस भी हमारा क्या आ गया, मीटर में आ गया। इस पॉइंट तक का चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का चाहिए, डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड चाहिए। फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। क्या निकालना है, स्पीड, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना आया 53 माइनस √3 मीटर, डिवाइड बाई टाइम कितना आ गया 1/30। तो इसको जब ऊपर भेजोगे तो 30 50 से इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 माइनस √3 मीटर पर आवर। हाँ, पूरा लिखना है आपको, मीटर पर आवर। तो स्पीड हमने कैसे निकाला भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम दिया था, टाइम को चेंज कर लिया आवर में, क्योंकि हमको स्पीड आवर में चाहिए था। उसके बाद डिस्टेंस हमारा मीटर में होना चाहिए, जो कि मीटर में निकला है, तो यूनिट हमने पहले सेट कर दिया और उसके बाद फॉर्मूला लगाया और वैल्यू निकल गई। समझ में आया, ठीक है। तो स्पीड कितना आ गया हमारा, 1500 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर पर आवर, ठीक है। इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम भी दिया रहेगा, स्पीड पूछ देगा, या फिर आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा, टाइम पूछ देगा, या फिर टाइम दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा, डिस्टेंस पूछ देगा। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझना है तो कंसेप्ट को, ठीक है, इतना नोट करिए। ओके बच्चा लोग, आपने इतना नोट कर लिया तो आने वाले अगले वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, जिसके अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा लेंदी होते हैं, अच्छे से रीडिंग करना पड़ता है, डाटा निकालना पड़ता है, डायग्राम बना के, और उसके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो उसके लिए एक छोटा वीडियो आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए पूरा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरा यही है। सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए। हो सकता है कि न्यूमेरिकल में काइट दे दे या फिर वायर का लेंथ पूछे। न्यूमेरिकल्स तो बहुत बन सकते हैं ना, लेकिन कंसेप्ट वाइज सब कुछ मैंने कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाइए पढ़ाई करिए।